हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन सब डिविजनल इंजीनियर सिविल का जो एग्जाम हुआ है 27 अगस्त का, उसमें कुछ स्टूडेंट्स को मॉडल आंसर कीज में डाउट्स है, तो वो कुछ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर किए हैं वो हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। और जो इसका पीडीएफ है, आप आईएएस गेटवेज का जो एंड्रॉइड ऐप है वहां पर जाकर डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल सेक्शन से एक्सेस कर सकते हैं, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ड्यूरिंग टेम्परेचर इन्वर्जन इन एटमॉस्फेयर एयर पॉल्यूटेंट्स टेंड्स टू। तो टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ने लगता है। नॉर्मल केस में आपका टेम्परेचर रिड्यूस होता जाता है, लेकिन इन्वर्जन होने के बाद हमारा जो हाइट जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एटमॉस्फेयर में तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। उसकी वजह से हमारा जो इन्वर्जन लेयर है उसके नीचे हमारे पॉल्यूटेंट्स एक्युमुलेट करने लगते हैं। लाइक जो विंटर्स होती हैं उसमें आपको ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। रेफरेंस के लिए फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की पेज 67 जेम्स पीटरसन की बुक है, जिसमें टेम्परेचर इन्वर्जन के केस में दीज पॉल्यूटेंट्स एक्युमुलेट इन द लोअर एटमॉस्फेयर बिलो द इन्वर्जन लेयर क्लियरली मेंशन्ड है। रेफरेंस के लिए आप देख पा रहे हैं कि अगर हमारी ये इन्वर्जन लेयर हो गई, ठीक है, तो हमारी जो पॉल्यूटेंट्स हैं इन्वर्जन लेयर के ऊपर जो भी है स्काई हमारा क्लियर है, और जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो हमारे यहाँ पर एक्युमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। लाइक कंडीशंस ड्यूरिंग अ स्मॉग ट्रैपिंग इन्वर्जन इन लॉस एंजलस एरिया। तो हमारा ये इन्वर्जन लेयर है, ये इसके ऊपर हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और जो हमारा पॉल्यूटेंट्स हैं वो हमारे इन्वर्जन लेयर के नीचे एक्युमुलेट हो गए हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, दीज पॉल्यूटेंट्स एक्युमुलेट इन द लोअर एटमॉस्फेयर बिलो द इन्वर्जन लेयर इन केस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन गिव्स एन आइडियल बिहेवियर ऑफ अ बीम। तो आइडियल बिहेवियर की बात कर रहा है, इन्होंने मॉडल आंसर की में प्लास्टिक दिया हुआ है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को कॉम्पैक्ट में डाउट है, बट आई वुड सजेस्ट कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा प्लास्टिक ही होगा, बिकॉज फॉर आइडियल बिहेवियर वी एक्सपेक्ट कि हमारा जो बिहेवियर है बीम का वो प्लास्टिक हो फॉर बेटर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। तो हम यूज दोनों करते हैं, प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट सेक्शन दोनों हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आइडियल बिहेवियर की बात आती है तो वी ऑलवेज रिकमेंड प्लास्टिक सेक्शंस। नॉर्मली जो हमारे आई सेक्शंस का बिहेवियर है वो हमारा कॉम्पैक्ट सेक्शन में आता है। रेफरेंस के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि जो मोस्ट स्टैंडर्ड आई स्पेस्ड शेप्ड स्टील सेक्शंस हैं जो फ्लेक्चर मेंबर की तरह यूज किए जाते हैं, उनको हम कॉम्पैक्ट सेक्शन में क्लासीफाई करते हैं। लेकिन ये स्टील स्ट्रक्चर की एक बुक है एसके दुग्गल, जिसमें प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट सेक्शन को कहा गया है कि दे शुड बी यूज्ड एज फ्लेक्चरल मेंबर्स इन लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड, ठीक है। तो ओनली प्लास्टिक सेक्शन शुड बी यूज्ड फॉर इंडिटरमिनेट beams to take advantage of successive formation of plastic hinges, which is basically requirement of redistribution of moment concept। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियल फोटोग्राफ्स हमारी ली गई, जिसमें हमारा कैमरे की जो फोकल लेंथ थी वो 180 mm था। एवरेज एलिवेशन ग्राउंड का 160 मीटर था, और फोटो स्केल हमारी 1/6000 थी। तो फ्लाइंग हाइट निकालने को हमसे पूछा जा रहा है। इन्होंने करेक्ट जो आंसर की दिया है वो ऑप्शन डी दिया है, बट इट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नन ऑफ ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वी विल रेफर द एसके दुग्गल वॉल्यूम 2 4th एडिशन, जिसमें फ्लाइंग हाइट को ऐसे डिफाइन किया गया, इट इज द एलिवेशन ऑफ द एक्सपोजर स्टेशन अबव द डेटम में भी मीन सी लेवल। तो जो आप फ्लाइंग हाइट बताओगे वो मीन सी लेवल के रेस्पेक्ट में बताओगे। तो स्केल की जो डेफिनेशन है वर्टिकल फोटोग्राफ के केस में वो ये है, f/h-h। तो f की वैल्यू यहाँ पर हमारी आप सब्सटीट्यूट कर दोगे, स्केल की वैल्यू 1/6000 आ जाएगी, ये हमारी 180 mm आएगी, तो इसको मीटर में डिवाइड करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देन फ्लाइंग हाइट माइनस एवरेज एलिवेशन इज 160 मीटर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो विल गेट 1240 मीटर इज द करेक्ट फ्लाइंग हाइट फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप इसका रेफरेंस देके, इस बुक का रेफरेंस देके इसका सोल्यूशन आप सॉल्व करके दे सकते हो। तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हमारी कैंटिलीवर बीम दी हुई है, इसकी जो लेंथ है वो 2L है, और इसके एंड पे हमारा फ्री एंड पे एक मोमेंट लग रहा है, और बोला है फ्लेक्चरल रिजिडिटी अप टू L फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, यानी हाफ की जो रिजिडिटी है वो EI है, और उसके आगे की सेक्शन की जो रिजिडिटी है वो EI/2 है, ठीक है। इसकी EI/2 है, ठीक है। तो इसको अगर डायग्राम में दिखाएं तो कुछ ऐसा बनेगा,
अगर फ्लेक्चरल रिजिडिटी के टर्म्स में दिखा है। अब इस पे जो मोमेंट लग रहा है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लेक्चरल रिजिडिटी, बिकॉज जो m है इसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो हमारा कांस्टेंट बनेगा, फिक्स सपोर्ट पे भी मोमेंट हमारा कांस्टेंट होगा। बट मोमेंट एरिया थ्योरम लगाते हैं तो अगर हम m अपॉन EI डायग्राम बनाएं तो ये वाला m को E/2 से डिवाइड करोगे तो ये हमारा 2m/EI हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने इसमें डायग्राम बनाने में गलती कर दी, क्योंकि EI जो है वो इसका EI/2 है, तो EI/2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m अपॉन EI डायग्राम जो बनेगा, और यहाँ पे EI है तो ये हमारा m अपॉन EI बनेगा। दिस विल बिकम दी डायग्राम। तो हमारा मोमेंट एरिया थ्योरम क्या कहता है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर यहाँ पे थीटा 0 हो जाएगा और यहाँ पे थीटा c हो जाएगा फ्री एंड पे, तो थीटा c माइनस थीटा 0 विल बी एरिया ऑफ मोमेंट एरिया डायग्राम। ठीक है, mi अपॉन EI का जो डायग्राम होगा इसको आप सॉल्व करोगे, एरिया को मल्टीप्लाई, ये हमारा L है तो ये हमारा 3ml/2 EI आ जाएगा। 2ml अपॉन EI, ml अपॉन EI यानी 3ml अपॉन EI। तो हमारा करेक्ट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन बी आएगा। डायग्राम बनाने में आप अगर गलती कर दोगे तो ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, तो m अपॉन EI डायग्राम, इसके लिए रेफरेंस के लिए अब्दुल मुबीन की बुक है जिसमें ये कहा गया है कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको निकालना है स्लोप तो दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ mi अपॉन EI डायग्राम बिटवीन दोस टू सेक्शंस। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। उसके बाद बैलेंस साइट और फोर साइट के बारे में पूछा गया है। इसका ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में भी दिया था। जिन स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था टेस्ट सीरीज दे विल एबल टू अप्रिशिएट कि जो बैलेंसिंग बैक साइट एंड फोर साइट का मतलब ये है कि हम इंस्ट्रूमेंट को सेंटर पे फिक्स करते हैं और जो रीडिंग्स हैं वो हम बैक साइड और फोर साइड लेते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए आप एसके दुग्गल की बुक फॉलो कर सकते हो। इसमें ये लिखा हुआ है एरर ऑफ कोलिमेशन और एरर ड्यू टू नॉन पैरेललिज्म को अवॉइड करने के लिए बाय कीपिंग द लेंथ्स ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड क्लियरली इक्वल। तो यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी दोनों हमारी कांस्टेंट है। ये मैंने ईएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए कराए थे तो उसमें भी आपको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की जो दी हुई ऑप्शन सी ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे बैक साइड का जो पॉइंट है यानी पहली रीडिंग जो है और फोर साइड की जो रीडिंग है ये हमारी इक्वल दूरी पे ली जा रही है सेम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। कुछ और क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ, उस पर आप शेयर कर सकते हो। विल डिस्कस सब्सिक्वेंटली। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।